नमस्कार। हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम डॉक्टर कोनी सिंह चौहान है। मैं शिव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। आज तद्विद्या संभाषा परिषद के माध्यम से हम कार्य कारण सिद्धांत के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कार्य और कारण के सिद्धांत का ये जो कॉन्सेप्ट है पदार्थ विज्ञान फर्स्ट ईयर में आता है। ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उनको हम इस कार्य कारण सिद्धांत के हिसाब से समझ सकते हैं। अब जब हम कार्य कारण सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो कार्य कारण सिद्धांत और कार्य कारणवाद, ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे वाद और सिद्धांत, कहीं कहीं पे ये वाद के संदर्भ में हमें पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं, और दूसरा कार्य कारण सिद्धांत। तो सबसे पहले हम वाद और सिद्धांत, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और कहाँ पे हम इसको वाद और कहाँ पे हम इसको सिद्धांत समझेंगे, उस बारे में हम पहले बार चर्चा करेंगे। तो जब हम वाद के बारे में बात करते हैं तो महर्षि चरक जी ने विमान स्थान में वाद के संदर्भ में बताया है, तत्र वादो नाम सयत परेण सह शास्त्रपूर्वकम विग्रह कथ्यति। यानी कि जब हम शास्त्रोक्त या फिर ग्रंथोक्त वे में एक वैद्य दूसरे वैद्य से, या फिर उस शास्त्र को जानने वाला या उस ग्रंथ को जानने वाला एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से ग्रंथोक्त बातें करता है, विद रेफरेंस बातें करता है, तो वो वाद के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इसमें दो टाइप्स हैं, जैसे जल्प और वितंड है। फ्रेंडली डिस्कशन मतलब जल्प, और जब नॉन फ्रेंडली डिस्कशन रहेगा तो वो वितंड के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वाद है हम इसको एज ए हाइपोथेसिस प्रस्तुत, जो हाइपोथेसिस हम करते हैं उसकी तरह हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए चरक विमान स्थान में ही 8 चैप्टर में आचार्य कहते हैं, सिद्धांतो नाम सयः परीक्षके ही बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिष्य साधित्वा स्थापित निर्णय है। यानी कि जब बहुत सारे विद्वान किसी एक विषय पर अनेक प्रकार से परीक्षा कर कर अनेक हेतुओं को आधार बनाकर जब एक निर्णय को सिद्ध करते हैं, उसको सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो दो पॉइंट हुए, कार्य कारण भाव और कार्य कारण सिद्धांत, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, अलग अलग दर्शनाद या फिर अलग अलग फिलॉसफीज जो कार्य और कारण का जो रिलेशन है, इंटरकनेक्शन है, उसका जो आउटकम है वो डिफरेंट तरीके से मानते हैं। सभी ने कार्य और कारण इन दोनों को माना है कि कॉज एंड इफेक्ट थियरी जिसको हम बोलते हैं, मतलब हर एक कार्य के पीछे किसी न किसी कारण का या किसी की कोई ना कोई एक रीज़न है, लेकिन वो रीज़न किस तरीके से कनेक्टेड है वो अलग अलग फिलॉसफीज़ के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कुछ फिलॉसफीज ने सत्कार्यवाद, किसी ने असत्कार्यवाद, किसी ने परमाणुवाद, अलग अलग वादों के अंदर उस चीज़ को कंसिडर किया है। तो जब कार्य और कारण का जो रिलेशन है वो अलग अलग फिलॉसफीज के हिसाब से अलग अलग है, तो ये हम वाद के हिसाब से पढ़े जाते हैं। जैसे सत्कार्यवाद हो गया या असत्कार्यवाद हो गया। लेकिन ये जो सिद्धांत है, यानी कि ये एक लॉ है। जैसे एक डिफरेंस होता है हाइपोथेसिस और लॉ में, वही डिफरेंस है वाद और सिद्धांत में। तो ये जो वाद है एक हाइपोथेसिस है, अलग अलग फिलॉसफीज का अलग अलग हाइपोथेसिस है कि इस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है या ये कार्य इस तरीके से संपन्न होता है, उसका मेन कारण ये है। ठीक है, ये वाद है। और दूसरा जो सिद्धांत है वो कार्य कारण सिद्धांत है। सभी फिलॉसफीज ने कार्य कारण सिद्धांत की तो एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया कार्य कारणवाद और कार्य कारण सिद्धांत के बीच में। तो हम कार्य कारण सिद्धांत के बारे में जैसे आज बात कर रहे हैं, तो सिद्धांत के बारे में हमने पहले देखा। दूसरा कार्य और कारण के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले कारण के बारे में जब हम बात करते हैं तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, यानी कि कार्य से पहले जिसकी नियत रूप से पूर्ववृत्ति है, यानी कि कंपल्शन रूप से जो पहले प्रेजेंट है कार्य से, उसको हम कारण कहेंगे। ये तर्क संग्रह की डेफिनेशन है। दूसरा,
कार्योत्पादकत्वम कारण, यानी कि जो भी चीज़ या कोई भी रीज़न जो कार्य की उत्पत्ति के लिए यूज़ होने वाला है, या फिर जो रीज़न है उसको हम कारण कह रहे हैं। ठीक है, तो कार्य से नियत पूर्ववृत्ति, नियत यानी कि कंपल्शन रूप से जो प्रेजेंट है उसको हम कारण कहने वाले हैं। दूसरा है कार्य की डेफिनेशन। जब कार्य की डेफिनेशन में देखेंगे तो तर्क संग्रह के अनुसार क्या है उसका, प्राक कार्यम प्राक अभाव प्रतियोगी। प्राक अभाव यानी कि प्राक यानी कि पहले जिसका अभाव था, लेकिन अभी जिसका भाव प्रेजेंट है, यानी कि जो पहले नहीं था लेकिन अभी जो है उसको हम कार्य कह रहे हैं। पहले वो एब्सेंट था, कार्य के फंक्शन के बाद या फिर कार्य के संलग्नता के बाद कार्य की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, चरक व्यवहार स्थान में जब कारण के बारे में बात होती है तो तब भी यही कहा जाता है, तत्र कारणम नाम यत्, तत्र कारणम नाम तद यत् करोति ही स एव हेतुः स कर्ता। यानी कि जो भी कर्म कर रहा है, जो भी कार्य उत्पन्न कर रहा है, उसको हम कारण कहते हैं, वही हेतु है और वही करता है। तो यहाँ से हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू कार्य और कारण के बीच में क्या है वो हम समझ सकते हैं। ये कार्य कारण सिद्धांत के अंदर हम कंसिडर करें, मतलब जो भी चीज़ जो भी कार्य की उत्पत्ति के लिए संलग्नता है, संलग्न है, जो उसको हम कारण कह रहे हैं, उसी को ही हम हेतु कहते हैं, उसी को ही हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे अगर हम बात करें कार्य अगर हुआ वर्षा का होना, तो वर्षा के होने से पहले बहुत सारे कारण या फिर बहुत सारे इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोर का नाचना, थोड़ा सा वातावरण में थोड़ा सा शीत यानी कि ठंडापन महसूस होना, है ना, मेघों का आना, जो वर्षा वाले मेघ हैं उनका आना। लेकिन इन सभी रीजन्स में जो मेन कारण है वो होगा वर्षा वाले मेघों का आना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई बार मोर नाचेगा लेकिन वर्षा नहीं होगी। तो ये जो क्राइटेरिया है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम किस क्राइटेरिया के आधार पर अ नंबर ऑफ इवेंट्स में से एक इवेंट को कारण कहेंगे किसी कार्य के लिए। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, नियत पूर्ववृत्ति कारण, यानी कि जो ऑलवेज प्रेजेंट, यानी कि नियत यानी कि ऑलवेज, जिसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, वो हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है। किससे, पूर्ववृत्ति यानी कि कार्य से पहले, उसको हम कारण कहेंगे। जैसे यहाँ पे वर्षा वाले मेघों को आना, ये नियत कारण है वर्षा के लिए। ठीक है ना, बाकी जो कारण है जैसे मोर का नाचना या शीत होना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्षा के लिए रीजनेबल बने। ठीक है, तो नियत पूर्ववृत्ति कारण, जो नियत लक्षण यानी कि जो नियत कारण है और जिसकी पूर्ववृत्ति हो रही है कार्य से पहले, उसको हम कारण कहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स में हम जैसे देख सकते हैं कि जब हम कुम्हार का एग्जांपल लेंगे या फिर जब हम कपड़े का एग्जांपल लेंगे तो उसके बारे में हम इन चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। अभी यहाँ पे कारण की और 3 वर्गीकरण किए गए हैं। तो कारण के वर्गीकरण के हैं, कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात, यानी कि 3 इसके भेद बताए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो पहले जस्ट समझने के लिए बात करते हैं। तो समवायी कारण वो है जो नॉन सेपरेबल रीजन है, जिसके बिना वो कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जो यानी कि जो मेन प्रधान रीजन है उस कार्य के लिए। जैसे कि कपड़े के लिए जो मेन रीजन है वो तंतु यानी कि थ्रेड है, बिना थ्रेड के कपड़ा बन ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ बिना मृत्तिका यानी कि मिट्टी के घट पॉसिबल ही नहीं है, घट बन ही नहीं सकता, तो ये समवायी कारण होगा। असमवायी कारण का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे वो संबंध कार्य और कारण के बीच में
जो सहकार्य यानी कि दोनों के साथ में रहता है। जैसे कि यहाँ पे तंतुओं का संयोग, तंतुओं का आपस में संयोग ही वस्त्र को या फिर वस्त्र की उत्पत्ति के लिए रीजनेबल बन सकता है। उसी तरीके से मिट्टी का एक पर्टिकुलर आकार में संयोग होना ही घट इस चीज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो समवायी कारण का मतलब यहाँ पे यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते यत् समवायी कारण, यानी कि वो एक्चुअल रीजन जिसके थ्रू हम कार्य को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि कार्य को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा, वस्त्र के केस में तंतु है और घट के केस में वृत्तिका। दूसरा असमवायी कारण, कारणेन व सह एक अस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम तत् असमवायी कारण, यानी कि वो सहकार्य संबंध जो कारण और कार्य के बीच में रहता है। जैसे यहाँ पे संयोग के बारे में हमने बताया कि तंतुओं का एक विशिष्ट पैटर्न में संयोग होना, वो जो संयोग है वो यहाँ पे असमवायी कारण कहा जाएगा। दूसरा, घट के केस में एक पर्टिकुलर पैटर्न में मृत्तिका का आपस में संयोग होना, वो घट के लिए असमवायी कारण रहेगा। नेक्स्ट है निमित्त कारण, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। अब इन दोनों से जो डिफरेंट है, यानी कि उभय भिन्न, दोनों से ही डिफरेंट, समवायी कारण और असमवायी कारण से ही जो डिफरेंट है उसको हम निमित्त कारण कहेंगे। तो इसको हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जो सहायक कारण है, जैसे कि चक्र हो गया इन केस ऑफ घट। दूसरा, सीविंग मशीन जो हो गई, जिसको सिलाई मशीन हम कहते हैं, वो हो गया तंतुओं के केस में जब वो वस्त्र का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण के रूप में अगर हम बात करते हैं साधारण समझने के लिए, तो जो द्रव्य है वो हमारा समवायी कारण है, जो उसका गुण या कर्म है वो असमवायी कारण है, और जो उसके सहायक हेतु है उसको हम निमित्त कारण समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो तंतु है वो समवायी कारण है वस्त्र के लिए, जो तंतुओं का संयोग है वो असमवायी कारण है वस्त्र के लिए, और जो सेइंग मशीन है वो निमित्त कारण है वस्त्र के लिए। वैसे ही हम जब शरीर रूप में शारीरिक वे में समझते हैं, तो जब हम बात करते हैं व्याधि की, ठीक है ना, तो व्याधि के लिए जो समवायी कारण है वो दोष वैषम्यता ये रहने वाला है, क्योंकि विदाउट दोष वैषम्यता व्याधि कॉज नहीं हो सकती। लेकिन असमवायी कारण रहेगा उसका दोष दूष्य समूर्छना। जब दोष वैषम्यता होने के बाद दोष समूर्छना रहेगी तो वो असमवायी कारण रहेगा। और निमित्त कारण रहेगा, जैसे सहायक हेतु है सेविंग मशीन वगैरह है, वैसे ही यहाँ पे निमित्त कारण में हम मिथ्या आहार विहार, प्रज्ञापराध या परिणाम, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इन कारणों को निमित्त कारण की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जब हम इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बात करेंगे, या रेफरेंसेस कहाँ पे हम इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 कॉन्सेप्ट्स को इस वे में समझ सकते हैं। पहला ये हो गया शरीर उत्पत्ति या फिर पुरुषोत्पत्ति के संदर्भ की जब बात होती है, तब हम कार्य कारण भाव को समझ सकते हैं, कार्य कारण सिद्धांत को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है जब रोग उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट आएगा, और तीसरा जब चिकित्सा के लिए हम बात करेंगे तो भी कार्य कारण सिद्धांत किस तरीके से यूज होने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। तो जब शरीर उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तो चरक शारीर स्थान चैप्टर ने बताया, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, यानी कि ये पंचमहाभूत और आत्मा, इनका जो संयोग है, यानी कि एक पंचमहाभूत और आत्मा, इनका संयोग ही हमारा शरीर, यानी कि
जब इनका प्राकृत रूप में संयोग रहेगा, समुदाय रहेगा, तो ही उसको हम शरीर की संज्ञा देते हैं। तो इस संदर्भ में भी जब हम बात करेंगे तो कारण के बारे में जब बात करेंगे तो किस तरीके से इस प्रक्रिया को इन तीनों प्रकार के कारणों के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो कारण इस तरीके से समझेंगे, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो समवाय कारण हो गया हमारा पंच महाभूत प्लस आत्मा, ये समवाय कारण है। दूसरा असमवाय कारण है समुदायात्मकम संयोगवाही, यानी कि संयोग, इन सबका संयोग, पंचमहाभूत और आत्मा का संयोग, इसको हम असमवाय कारण समझ सकते हैं। और दूसरा निमित्त कारण इसमें रहेगा जो ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज, जो रीजन्स हैं इन सभी घटकों का आपस में संयोग होने का। तो शरीर उत्पत्ति के कॉन्सेप्ट्स में हम कार्य कारणवाद को या कार्य कारण सिद्धांत को इस तरीके से समझ सकते हैं। इन्हीं विषयों के ऊपर जब ये सारे के सारे विषय अपने प्राकृत रूप में या प्रशस्त रूप में रहेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहने वाला है, नहीं तो व्याधि उत्पत्ति रहेगी। इसी चीज़ से रिलेटेड जो संदर्भ दूसरा में मिलता है वो चरक सूत्र 25 चैप्टर का है, वो है ऐशा में भी भावानाम संपत संजनीय नरम तेषा में विपत व्याधीन विविधान सम उदीरित, यानी कि वो सारे के सारे भाव जो शरीर उत्पत्ति के लिए रीजनेबल है, अगर वो प्रशस्त अवस्था में है तभी वो शरीर उत्पत्ति के लिए रीजनेबल रहने वाले हैं। अगर उन्हीं भावों में विपत्ति यानी कि वैषम्यता उत्पन्न होगी तो वो व्याधि या फिर मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। इसी चीज़ को आगे और समझते हुए हम जब बात करेंगे तो शरीर उत्पत्ति या फिर पुरुषोत्पत्ति के संदर्भ में कार्य कारण सिद्धांत किस तरीके से काम कर रहा है उस बारे में हमने बात की। अभी रोग उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से ये कार्य कारण सिद्धांत या कार्य कारण भाव हम समझ सकते हैं, उसके बारे में क्या है। रोग उत्पत्ति का मतलब या रोग की जो अवस्था है उसको हम समझ सकते हैं धातु वैषम्यता या फिर दोष वैषम्यता वाली जो अवस्था है, उसी अवस्था को हम रोग उत्पत्ति कहते हैं, उसको ही रोग अवस्था कहेंगे। तो धातु वैषम्यता या दोष वैषम्यता वाली अवस्था में जो हमारा समवायी कारण है वो दोष वैषम्यता है। दूसरा असमवायी कारण जो है हमारा वो दोष दूष्य समूर्छना, और निमित्त कारण है वो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। इन तीनों चीज़ों को हम समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए एक रेफरेंस और ले लेंगे हम। जो हम ज्वर के बारे में बात करते हैं, ज्वरवादी के बारे में बात करते हैं, तो उस समय एक श्लोक आता है मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशय आश्रया वहनिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरादया सिहु रसानुगा, यानी कि जो कुपित दोष हैं, जो मिथ्या आहार विहार से जो दोष कुपित हुए हैं, वो जो कोष्ठ में जो अग्नि है उस अग्नि को वहाँ से निकालकर रसानुगा यानी कि शरीरगत कर देते हैं। तो उसी के कारण में ये जो संताप, ये जो लक्षण है, ये देखने के लिए मिलता है। तो ये जो पूरी संप्राप्ति है या ये जो पूरा मैनिफेस्टेशन वाला प्रोसेस है उसको हम समवायी कारण या असमवायी कारण या फिर निमित्त कारण इसके रेस्पेक्ट में कैसे समझेंगे, इस संदर्भ में कैसे समझेंगे, वो इस तरीके से रहेगा। जो हमारा समवायी कारण है वो है हमारा दोष वैषम्यता या फिर कुपित दोष वाली अवस्था। असमवायी कारण रहेगा जो कुपित दोष द्वारा कोष्ठ अग्नि यानी कि जो अग्नि है उसका कोष्ठ से रसानुग यानी कि रस धातु के साथ सर्व शरीर में संचार होना, ये जो अवस्था है इसको या ये जो गति है उसको हम असमवायी कारण कहेंगे। और निमित्त कारण रहेगा इसका मिथ्या आहार विहाराभ्याम, यानी कि मिथ्या आहार और विहार, इसको हम निमित्त कारण के अंदर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे शरीर उत्पत्ति, रोग उत्पत्ति के संदर्भ में हमें कार्य और कारण किस तरीके से हमें समझना है वो हमने बात की। दूसरी चीज़ ये, जब हम बात करते हैं कार्य और कारण की, तो ये
रेस्पेक्टिव स्टेज रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रोग उत्पत्ति के लिए निदान जो है वो कारण है, रोग उत्पत्ति ये कार्य है। वैसे ही रोग उत्पत्ति होने के बाद जो औषध सेवन है या जो चिकित्सा है वो कारण है स्वस्थ फिर से वापस गेन करने के लिए, स्वस्थ अवस्था को फिर से वापस गेन करने के लिए ये कारण बन जाएगा हमारा चिकित्सा। ठीक है ना। तो चिकित्सा हमारा कारण हो गया स्वास्थ्य को फिर से गेन करने के लिए, यानी कि इस अवस्था को, इस कार्य को गेन करने के लिए। तो यही जो कार्य है हमारा यहाँ पे जो स्वास्थ्य के प्रयोजन के बारे में या मतलब आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बात की जाती है। कार्यम धातु साम्य ही उच्यते धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजन। तो ये जो क्रिया वर्ड है यही चिकित्सा है ना। ये जो चिकित्सा है हमारा वो उसका फलश्रुति क्या है, धातु वैषम्यता या दोष वैषम्यता वाली अवस्था को पूरी तरीके से खत्म करके साम्य अवस्था को मेंटेन करना ही हमारी चिकित्सा कहलाती है। यही हमारा कार्य है, यही हमारी फलश्रुति है। तो इन तीनों ही रेस्पेक्ट्स में हम जैसे शरीर उत्पत्ति या फिर पुरुषोत्पत्ति के संदर्भ में कार्य कारण, ये दोनों जो फैक्टर है वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज रोग उत्पत्ति और तीसरी चीज चिकित्सा के संदर्भ में हम कार्य और कारण इन दोनों को किस तरीके से समझ सकते हैं उसके बारे में हमने आज बात की। तो वाद और सिद्धांत के बारे में हमें समझ में आएगी हम इसको कार्य कारण सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये सभी फिलोसफी सभी दर्शनों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन कार्य और कारण इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है वो अलग अलग फिलोसफीज के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो इसके कारण हम अलग अलग फिलोसफीज का जो कार्य कारण संबंध है उसको वाद के साथ या वाद वर्ड के साथ कॉइंट करते हैं। सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद इन वर्ड्स के साथ कॉइंट करते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन इस सेशन में हमने कारण के बारे में बात की, कार्य के बारे में बात की, कारण के लिए जो मेन क्राइटेरिया है नियत पूर्ववर्ती कारण उसके बारे में बात की। उसके बाद कारण के जो 3 वर्गीकरण है, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, उसके बारे में बात की। यही जो कारण है ये पुरुषोत्पत्ति, रोगोत्पत्ति और बाद में स्वस्थ मेंटेनेंस के लिए यानी कि चिकित्सा के प्रारूप में हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इस बारे में हमने आज बात की। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मतलब इंट्रोडक्टरी सेशन था या एक चर्चा थी जिससे हम कार्य और कारण इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी बात कर सकें। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो पर्टिकुलर वाद हैं अलग अलग फिलोसफीज के हिसाब से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे इस सेशन के लिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।